पिछले भाग में आपने सुना कैसे बेताल ने राजा विक्रमादित्य को कहानी सुनाई और जब राजा ने उसके प्रश्न का जवाब दिया तो बेताल वापस पेड़ पर चला गया। अब आगे पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा बेताल उल्टा लटका हुआ था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में जगमगा रही थीं। अरे विक्रम, बेताल ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, तुम्हारा आना तो निश्चित था। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारी न्याय बुद्धि की कसौटी पर खरी उतरेगी। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तैयार हूँ बेताल, अपनी कहानी सुनाओ। पर याद रहे, इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। बेताल ने कहानी शुरू की। धर्मपुर नगर चारों ओर से हरे भरे खेतों और फलदार वृक्षों से घिरा हुआ था। नगर के मध्य में राजा धर्मकेतु का विशाल महल खड़ा था, जिसके सुनहरे शिखर सूर्य की किरणों में नहाए रहते थे। नगर की सड़कें चौड़ी और साफ सुथरी थीं, जहां व्यापारी दूर दूर से आकर अपना माल बेचते थे। प्रजा सुखी और समृद्ध थी, क्योंकि राजा हमेशा न्याय के पक्ष में खड़े रहते थे। उनके न्याय के किस्से पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। एक दिन जब राजा दरबार लगा रहे थे, तभी एक क्षीणकाय ब्राह्मण रोता हुआ दरबार में आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे और शरीर दुर्बल हो चुका था। ब्राह्मण देव शर्मा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं एक गरीब विद्वान हूँ। पिछले वर्ष अकाल पड़ने पर जब मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे थे, तो मैंने अपनी पुश्तैनी जमीन सेठ रत्नाकर को कर्ज के बदले गिरवी रखी थी। अब जब मैंने पूरा कर्ज चुका दिया है, तो सेठ मेरी जमीन लौटाने से इनकार कर रहा है। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है, परंतु मेरे पड़ोसी सभी जानते हैं कि यह सच है। मेरी पत्नी बीमार है और मेरे बच्चे भूखे हैं। यह जमीन ही मेरे परिवार का एकमात्र सहारा है। महाराज, मैं आपके न्याय की शरण में आया हूँ। सेठ रत्नाकर जब दरबार में आया तो उसके वस्त्रों पर सोने के तारों की कढ़ाई चमक रही थी। उसके गले में मोतियों का हार और उंगलियों में कीमती अंगूठियां थीं। उसने अकड़कर कहा, महाराज, यह ब्राह्मण मिथ्या आरोप लगा रहा है। मैंने कभी उसकी जमीन नहीं ली। अगर उसके पास कोई प्रमाण नहीं है तो मैं कैसे मान लूं? सेठ की आंखों में एक धूर चमक थी, क्योंकि वह जानता था कि उसने सभी गवाहों को पहले ही धमकी देकर चुप करा दिया है। उसने सोचा था कि बिना गवाहों के ब्राह्मण कुछ नहीं कर पाएगा। सेठ ने मन ही मन सोचा, धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, यहाँ तक कि न्याय भी। राजा ने पड़ोसियों को बुलवाया, किंतु वे सभी सिर झुकाए खड़े रहे। कोई भी सच बोलने को तैयार नहीं था। राजा ने एक वृद्ध किसान से पूछा, क्या तुमने देखा था कि ब्राह्मण ने सेठ को जमीन दी थी? वृद्ध ने डरते डरते कहा, महाराज, मैं कुछ नहीं जानता। उसकी आंखों में भय स्पष्ट झलक रहा था। राजा समझ गए कि सेठ ने अपने धन और प्रभाव का गलत उपयोग किया है। तभी राजा के मंत्री विजय सेन ने धीरे से कहा, महाराज, इन गवाहों के मन में डर बैठा हुआ है। सेठ ने इन्हें धमकाया है। हमें कोई ऐसा उपाय करना होगा जिससे ये बिना डर के सच बोल सकें। राजा ने एक गहरी सांस ली और आदेश दिया, कल प्रातःकाल दरबार लगेगा। एक विशाल कलश मंगवाया जाए जिसमें हम एक पवित्र सर्प रखेंगे। जो भी झूठ बोलेगा वह सर्प उसे डस लेगा। यह सुनकर सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सोचा कि अब उसकी पोल खुल जाएगी। अगले दिन दरबार में एक भव्य कलश रखा गया, जिस पर अजीबोगरीब नक्काशी थी। कलश के ढक्कन पर एक सर्प का चित्र बना हुआ था, जो बेहद यथार्थवादी लग रहा था। राजा ने गंभीर स्वर में घोषणा की, यह कलश न्याय का प्रतीक है। अब प्रत्येक गवाह इस कलश में हाथ डालकर अपनी गवाही देगा।
जो सच बोलेगा उसे कुछ नहीं होगा, पर झूठ बोलने वाले को सर्प डस लेगा। पहला गवाह कांपता हुआ आगे बढ़ा। उसने कलश में हाथ डालते ही चिल्लाकर कहा, महाराज, मैं सच कहता हूँ। ब्राह्मण ने अपनी जमीन सेठ को दी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सेठ ने हम सभी को धमकाया था कि अगर हमने सच बोला तो वह हमारे घर जला देगा। एक एक कर सभी गवाहों ने सच बोल दिया। सेठ का सारा झूठ उजागर हो गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। राजा ने क्रोधित स्वर में कहा, धन के घमंड में तुमने न केवल एक निर्दोष ब्राह्मण को ठगा, बल्कि न्यायालय का भी अपमान किया है। राजा ने सेठ को कठोर दंड देने का आदेश दिया। उसकी आधी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसे 3 महीने के लिए कारावास की सजा सुनाई गई। ब्राह्मण को न केवल उसकी जमीन वापस मिली, बल्कि सेठ से मुआवजे के रूप में 50 स्वर्ण मुद्राएं भी मिली। बाद में जब कलश खोला गया तो सभी ने देखा कि उसमें कोई सांप नहीं था, बस एक साधारण पत्थर रखा हुआ था। राजा ने समझाया, मैं जानता था कि गवाह डरे हुए हैं। उनके मन का डर ही असली सांप था जो उन्हें सच बोलने से रोक रहा था। मैंने बस उस डर को दूर करने का उपाय किया। कहानी समाप्त करते हुए बेताल ने पूछा, राजन, क्या तुम्हारे विचार में राजा धर्मकेतु ने उचित किया? क्या न्याय के नाम पर छल करना धर्म सम्मत है? राजा विक्रम ने दृढ़ता से उत्तर दिया, न्याय का उद्देश्य सत्य को स्थापित करना है। जब सत्य को छिपाने के लिए छल किया जा रहा हो, तो सत्य को प्रकट करने के लिए युक्ति का प्रयोग करना अनुचित नहीं है। राजा ने कोई अन्याय नहीं किया, बल्कि अन्याय को रोकने का मार्ग अपनाया। उन्होंने किसी को हानि नहीं पहुंचाई, बल्कि एक पीड़ित की मदद की। न्याय के लिए बुद्धि का प्रयोग करना ही तो राजधर्म है। बेताल राजा के उत्तर से संतुष्ट होकर मुस्कुराया, तुम्हारी न्याय बुद्धि सचमुच प्रशंसनीय है, राजन। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम सच्चे न्यायप्रिय हो। यह कहकर वह फिर से पेड़ की ओर उड़ चला। राजा विक्रम ने हार न मानते हुए उसका पीछा जारी रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी बहुत सी कहानियां और चुनौतियां शेष हैं। उनके कदमों की आहट जंगल में गूंजती रही, जैसे न्याय की गूंज सदियों तक गूंजती रहती है। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। न्याय की रक्षा के लिए बुद्धिमत्ता आवश्यक है। राजा ने दिखाया कि कभी कभी न्याय के लिए चतुराई से काम लेना पड़ता है। धन का दुरुपयोग खतरनाक है। सेठ ने अपने धन और प्रभाव का गलत उपयोग करके स्वयं को संकट में डाल लिया। सत्य की जीत निश्चित है, अंततः सत्य की ही विजय हुई, भले ही उसे सामने लाने के लिए युक्ति का सहारा लेना पड़ा हो। निरीह की रक्षा करना राजधर्म है। एक अच्छे शासक का कर्तव्य है कि वह कमजोरों की रक्षा करे। मनोवैज्ञानिक समझ का महत्व राजा ने दिखाया कि मनुष्य के मनोविज्ञान को समझकर किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमें अच्छी कहानी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।